हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आज हम करेंगे 12th बायोलॉजी का जो मानव जनन है ना। इसके पहले हमने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन देखा। तो आज की क्लास में हम करेंगे मानव जनन का जितने भी ऑनसॉर्ट से और क्वेश्चन बैंक से जो भी आपके पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज की क्लास में हम इसी का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फटाफट लिंक को शेयर करिए, सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और इसके पीछे जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वाला क्लास हुई है, आप सभी बच्चे उस क्लास को जरूर देख लेना। ठीक है, ओके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स है ना, देखो ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स कौन है? मेल हार्मोन्स है। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, एस्ट्रोजन द्वारा, स्पर्मेटेड द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो टेस्टोस्टेरॉन, देखो टेस्टोस्टेरॉन जो ये क्या है? मेल हार्मोन्स है। क्या है? मेल हार्मोन्स है, क्योंकि ये मेल में रिलीज होने वाला हार्मोन्स है। तो बेटा आंसर क्या होगा? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, यानी कि जो हमारी लीडिंग सेल होती है ना, जो लीडिंग सेल जिसको हम कहते हैं अंतराली कोशिका, उसके द्वारा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है? इनमें से ऐसा कौन है जो कि नर की सहायक ग्रंथि नहीं है? तो शुक्राशय नहीं है, तुम्बिका नहीं है, प्रोस्टेट नहीं है, बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि नहीं है। तो निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि, यानी कि मेल की जो एसेसरी ग्लैंड है ना, मेल में जो एसेसरी ग्लैंड होते हैं, इनमें से कौन नहीं है? ए बी सी या डी। तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही, कि तुम्बिका जो है यहाँ पे मेल की सहायक ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तुम्बिका जो होती है ये मेल की सहायक ग्रंथि नहीं है, बाकी शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि मेल की सहायक ग्रंथि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहां से मुक्त होने की क्रिया है? स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहां से मुक्त होने की क्रिया। स्पर्मिएशन का मतलब होता है बेटा वीर्यसेचन कहते हैं ना, स्पर्मिएशन। तो शुक्राणु को कहां से मुक्त होने की क्रिया है? शुक्रजनक नलिका से, शुक्रवाहिका से, अधिवृषण से, प्रोस्टेट से। तो कहां से मुक्त होने की क्रिया है? स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहां से मुक्त होने की क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है कि शुक्रजनन नलिका से। कहां से? शुक्रजनक नलिका, क्योंकि शुक्रजनक नलिका में दो सेल्स, सर्टोली कोशिका और नरजन्म सेल। तो नर्मजन्म सेल करके विभाजन से शुक्राणु का फॉर्मेशन और सर्टोली कोशिका जो स्पर्मेटेड बनता है उसको पोषण देती है। तो शुक्रजनक नलिका से शुक्राणु का मुक्त होने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? स्पर्मिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में आठवां चक्र समानता होता है 10 से 11 दिन, 28 से 29 दिन, 25 से 26 दिन, 17 दिनों में। बताइए, कोई भी फीमेल है और उस फीमेल में मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है, जो आठवां चक्र होता है, ये कितने दिनों की साइकिल से होती है? 10 से 11 दिनों की, 28 से 29 दिनों की, 25 से 26 दिनों की, या 17 दिनों की। देखो बहुत ज्यादा फास्ट में आपको आंसर देने हैं, है ना, क्योंकि ये पढ़ी हुई चीज है। बस एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमें रिवीजन करना है ना। ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम इसको रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो 10 से 17 दिनों में, 28 से 29 दिनों में, 25 से 26 दिनों में, या 17 दिनों में। तो जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है कि 28 से 29 दिनों में, है ना, आठवां चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारुला परिवर्धन की अवस्था है। मारुला परिवर्धन की अवस्था है युग्मनज व कोरकपुटी के बीच की, कोरकपुटी व गैशुला के बीच की, अंतरोपण के बाद की, अंतरोपण व प्रसव के बीच की। तो मारुला परिवर्धन की अवस्था है। जो मारुला परिवर्धन का है वो किसकी अवस्था है? बताइए, मारुला परिवर्धन की अवस्था है, मारुला परिवर्धन की अवस्था है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि युग्मनज व कोरकपुटी के बीच की। क्या? गैमीट व जो कोरकपुटी होता है यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के बीच की। तो मारुला परिवर्तन की अवस्था है, तो क्या बोलोगे? गैमीट व कोरकपुटी के बीच की जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं मारुला। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स मानव अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता? इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो मानव का जो अपरा, अपरा को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। तो निम्न में से कौन मानव अपरा के द्वारा स्रावित नहीं होता है? एससीजी, है ना, एससीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्या होगा? एलएच ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये मानव अपरा के द्वारा रिलीज नहीं होता, जबकि ये किसके? मास्टर ग्लैंड यानी कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा ये रिलीज होता है। ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है।
एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है एमनियन का, प्रोटीन के अमीनो अम्ल का, अमनियोटिक द्रव्य का, ए और बी दोनों। तो बताइए एमनियोसेंटेसिस, देखो एमनियोसेंटेसिस को हिंदी में कहते हैं उल्वभेदन, यानी एक ऐसी जांच जिसके द्वारा भ्रूण की जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, उपापचयी विकार है, यानी उपापचयी क्रिया, यानी जो भी चीजें लिंग की जांच, सभी चीजें उल्वभेदन की जांच के द्वारा की जाती है। तो ये एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। जब एमनियोसेंटेसिस विधि, ये जांच विधि की जाती है, तो हमने इसमें एमनियन का विश्लेषण होता है, या प्रोटीन के अमीनो अम्ल का, या अम्लटिक द्रव्य का, या ए और बी दोनों। बताइए तो आंसर क्या होगा बेटा, अम्नियोटिक द्रव्य का। ठीक है, अम्नियोटिक द्रव्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन आंतरिक होता है यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो निषेचन की क्रिया दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक निषेचन, एक बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन में हम क्या कहते हैं कि जिनमें है ना ऐसा निषेचन जो शरीर के बाहर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ऐसा निषेचन की क्रिया जो शरीर के बाहर होगी उसको हम आंतरिक निषेचन, सॉरी बाह्य निषेचन। जो शरीर मादा शरीर के अंदर होगी वो आंतरिक निषेचन। तो निषेचन आंतरिक होता है तारा मछली में, शाक में, हड्डीदार मछलियों में, उभयचर में, यानी कि एम्फीबियंस में होता है, हड्डीदार मछलियों में, या तारा मछली में, या शाक में, या किस में होता है आंतरिक निषेचन। तो बताइए आंतरिक निषेचन होता है, किसमें होता है आंतरिक निषेचन। तो आंसर नंबर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर बी होगा कि सार्क में। किसमें, सार्क में निषेचन जो होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफीन पुटक पाया जाता है नर मानव के वृषण में, पौधे के अंडाशय में, या मानव यकृत में, है ना, या मादा मानव के अंडाशय में। तो ग्राफीन पुटक पाया जाता है, जो ग्राफीन पुटक होते हैं ये पाया जाता है नर मानव के वृषण में, पौधे के अंडाशय में, या मानव यकृत में, या मादा मानव के अंडाशय में। तो फटाफट आंसर बताइए क्या, कमेंट करिए सभी बच्चे का, कमेंट में आंसर मुझे दिखनी चाहिए क्या होगा, ए बी सी या डी। तो जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कि मानव मादा के अंडाशय में, क्योंकि मादा के अंडाशय में ग्राफीन पुटक पाया जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं, युग्मक निर्माण यानी गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं, यानी गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं युग्मक जनन, कोशिका जनन, स्पोरोजेनेसिस, मियोसाइट्स। तो युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, कोशिका जनन कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, मियोसाइट्स कहते हैं। तो जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर ये है बिल्कुल सही कि युग्मक जनन कहते हैं, यानी गैमेट फॉर्मेशन की जो क्रिया होगी इसको हम कहते हैं युग्मक जनन। क्या बोलते हैं, युग्मक जनन, क्योंकि युग्मक जनन दो प्रकार का, शुक्र जनन और अंड जनन, यानी कि शुक्र जनन से शुक्राणु, अंड जनन से अंडाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, मानव की शुक्राणु का, ठीक है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, यानी कि ये मानव का शुक्राणु है ना, ये शुक्राणु है, और इस शुक्राणु का है ना, ये शुक्राणु है, और इस शुक्राणु के ऊपर ये जो हेड होती है ना, टेल होती है, टोपीनुमा संरचना है, टोपीनुमा संरचना को हम कहते हैं एक्रोसोम कहते हैं। तो मानव शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण होता है केंद्रक के द्वारा, लाइजोसोम के द्वारा, गाल्जिकाई के द्वारा, या अंतःप्रद्रव्यी जालिका के द्वारा। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि गाल्जिकाई के द्वारा, क्योंकि गाल्जिकाई का काम है एंजाइम को रिलीज करना, एंजाइम को बनाना, और एक्रोसोम में पाए जाते हैं एंजाइम, जिसकी वजह से एक्रोसोम की वजह से ही अंडाणु, शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु की जो लेयर होती है उसको भेदने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है, क्रोमोसोम द्वारा, मध्य भाग द्वारा, शीर्ष द्वारा, पूंछ द्वारा। यानी शुक्राणु का संचालन की मतलब बात हो रही है कि संचालन यानी कि वो मूवमेंट कैसे करता है, गति करता है, किसके द्वारा करता है। यानी ये जो शुक्राणु है ना, ये जो शुक्राणु है, अब इनमें ये मूवमेंट होगा तो ये मूवमेंट किसके द्वारा ये करेगा, शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है, क्रोमोसोम द्वारा, मध्य भाग द्वारा, शीर्ष द्वारा, पूंछ द्वारा। तो क्या होगा, बताइए 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 क्या होगा। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पूंछ के द्वारा, यानी कि टेल के द्वारा, क्योंकि ये टेल ही, ये जो टेल पार्ट है, ये टेल रीजन इसको क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। हाँ, इसके मध्य में होते हैं, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया जो इसको एनर्जी देता है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता, वो चलेगा, मूवमेंट कर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके अनसॉल्व क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन, यानी कि इनमें पीवाई के यानी पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना।
है ना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी करेंगे भी, क्योंकि आपको समझ में आ रही होगी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। अब यहाँ पे वल्ली, यहाँ पे सिर्फ मानव अंडाशय के, है ना, जो मानव का क्या है, अंडाशय है, उस मानव अंडाशय का नामांकित एवं सुरक्षित, है ना, जो कहते हैं साफ सुथरा कह लें, तो मानव अंडाशय के नामांकित क्या बनाने हैं, चित्र बनाने हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। तो क्या है, मानव अंडाशय का नामांकित चित्र बनाइए। ओके, चलिए मानव अंडाशय के नामांकित चित्र को बनाते। देखो मानव की अंडाशय की हम बात करते हैं, तो मानव अंडाशय में, है ना, यहाँ पे होती है रुधिर वाहिनिकाएं भी निकली होती हैं, ध्यान देना। अगर मानव अंडाशय में, क्योंकि हम कहते हैं भाई कि जो मानव का अंडाशय है वो जैसे बादाम होता है ना, बादाम की आकृति का जैसे की तरह का होता है ना। अब इनमें निकली होती हैं रुधिर वाहिकाएं। ठीक है, इनमें क्या निकली होती हैं, धमनी, जो रुधिर वाहिकाएं हमारी होती है ना, धमनी और सिरा, है ना, या कह सकते हैं कि इसमें वो पाई जाती है मेडुला, है ना, जिसमें रक्त वाहिनी होती है। क्या होंगी, रक्त वाहिनी, क्योंकि हर जगह तो ब्लड चाहिए, यहाँ पे भी ब्लड चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ इनमें 3 चीजें होती हैं। पहले क्या होता है, यहाँ पे ग्राफी पुटक। ठीक है, यहाँ पे होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे होते हैं पुटक। ठीक है, क्या होते हैं, पुटक। ये पुटक जो होते हैं ये चेंज हो जाते हैं किसमें, ये चेंज हो जाते हैं ग्राफी पुटक में, है ना। तो बहुत आपको यहाँ पे बनाना है अच्छे तरीके से। ग्राफी पुटक में, ग्राफी पुटक से यहाँ पे चेंज हो जाते हैं द्वितीयक पुटक, और द्वितीयक पुटक से यहाँ पे ये चेंज हो जाते हैं, है ना। ग्राफी पुटक बने, ग्राफी पुटक से चेंज हो जाते हैं तृतीयक पुटक में। ठीक है, और यहीं पे होता है कार्पस लूटियम, है ना, ग्राफी पुटक। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी ग्राफी पुटक होती है ये फटती है ना। ग्राफी पुटक क्या होगी, यहाँ से फट जाएगी, फटने के बाद जो एग होंगे ये बाहर रिलीज हो गए ना, एग क्या हो गए, बाहर रिलीज हो गए, और ये जो हो जाती है कार्पस लूटियम में चेंज हो जाती है ना। और इसमें के साथ साथ इनमें ढेर सारे क्या होंगे, द्रव्य भरे होते। तो ये वाला जो डायग्राम है ये आपके बुक में दिया हुआ है ना। आपका एनसीईआरटी वाला जो बुक है, मैंने क्लास भी कराया है, एनसीईआरटी वाले बुक में आपका ये डायग्राम दिया हुआ है, आप इसको बना सकते हो। हाँ, थोड़ा सा आप अगर रफली नामकरण करते हो तो देखो, एक तो यहाँ पे हमारा ये द्वितीयक अंडाणु, क्या है, द्वितीयक अंडाणु है। ठीक है, द्वितीयक अंडाणु है। ये बेटा कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम, लूटियम। ठीक है, ओके। यहाँ पे ग्राफियन पुटक, तृतीय ग्राफियन पुटक, है ना, ये ग्राफियन पुटक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पुटक होता है, पुटक होता है ना, पुटक, फिर पुटक से ये बनेगा फर्स्ट, फिर ये बनेगा द्वितीयक, है ना, और ये बनेगा तृतीयक, और ये बनेगा पुटक। ठीक है, और यहाँ पे हमारी ये सारी जो होती है रक्त वाहिनियाँ होती हैं, रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी में क्या हो जाएगा, धमनी और सिरा जो होती है। ठीक है, तो ये आपके अंडाशय के डायग्राम होते हैं। ओके, तो ये वाला डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन रेखाचित्र की सहायता से करें। अब यहाँ पे शुक्राणु जनन की क्रिया का वर्णन, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन रेखा चित्र की सहायता से करें। यानी कि वनली वन, है ना, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन रेखा चित्र की सहायता से करना, यानी कि आपको थोड़ा सा लिखने हैं, लिखने के साथ साथ इसको रेखा चित्र की माध्यम से इसको आपको क्या करना है, वर्णन करना है। अब अगर हम शुक्राणु जनन की बात करें, है ना, किसकी बात करें, शुक्राणु जनन की, तो शुक्राणु जनन में सबसे पहले बात बेटा ध्यान देना कि अगर हम शुक्राणु जनन की प्रोसेस को समझते हैं तो थोड़ा सा फास्ट समझना। देखो, शुक्राणु जनन की प्रोसेस देखो तो सबसे पहले होता क्या, इन चीजों को हम समझते हैं। देखो, यहाँ पे हमारी जो शुक्रजनक नलिका होती है उसमें होती है नरजर्म सेल, क्या, नर्मजर्म कोशिका होती है। ठीक है, अब ये नरजर कोशिका जो होगी इनमें ये क्या करती है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, ये नरजर कोशिका क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करती है। ठीक है, मेरे साथ आप बनाना स्टार्ट करो। समसूत्री विभाजन से ये चेंज हो जाती है प्राथमिक शुक्राणु में, किसमें, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में, प्राथमिक शुक्राणु में। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक शुक्राणु है इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन। कौन सा विभाजन, ये दर्शाती हैं अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन को। ठीक है, अब जैसे ही अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है ये चेंज हो जाती है प्राथमिक शुक्राणु से द्वितीयक शुक्राणु में, किसमें, प्राथमिक शुक्राणु से ये द्वितीयक शुक्राणु में चेंज हो गई। ओके,
प्राथमिक से किस में चेंज हुई, द्वितीयक शुक्राणु में चेंज हो गई। अब ये जो द्वितीयक शुक्राणु है, इस द्वितीयक शुक्राणु में क्या होगा, वापस से अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन, क्या अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होगा। क्या करेगी ये, अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन का निर्माण करेगी, और यहाँ पे जो बन के सेल आएगी, वो सेल का जो निर्माण होगा उसको हम कहेंगे, वो जो हमारी सेल्स होती है उसको हम कहते हैं शुक्राणु प्रसु। क्या, शुक्राणु प्रसु। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब इसी चीज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा दूं। यहाँ पे एक चीज और नोट करना, यहाँ पे देखो एक चीज आप और नोट करना, ये जो हमारी नरजर कोशिका ये होती है 2n, है ना, ये प्राथमिक शुक्राणु भी बनी 2n, अर्धसूत्री विभाजन से ये n में चेंज हुई, और ये भी क्या हुई, n में चेंज होगी, है ना। यानी कि अगर ये चीज मैं आपको यहाँ दिखा दूं, है ना, कैसे दिखाओगे, देखो वापस से समझना, वापस से चीजों को समझना। देखो हुआ क्या, है ना, हुआ क्या, पहले इस चीज को आप अच्छे से समझना। ठीक है, देखो जैसे रुको, एक हो गया, ठीक है, दो हुआ, ठीक है, यहां से दो बन गया, है ना, यहां से बना दो, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो एक से दो बना, इन दो से दो बना, और इससे दो बना, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो रही है समसूत्री विभाजन, है ना, ये पूरी जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब वापस से क्या होगा, यहाँ पे जो नरजर कोशिका है ना, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनी, अब इस प्राथमिक शुक्राणु में वापस से विभाजन की क्रिया, ये प्राथमिक शुक्राणु जो होगा ये क्या करेगा, वापस से विभाजन की क्रिया को करेगा। कैसे करेगा, देखो ये बन गया, अब यहाँ पे एक सेल जो होगी ये क्या करेगी, विभाजन को दर्शाएगी, है ना। यहाँ की एक सेल क्या करेगी, ये विभाजन को दर्शाएगी। ठीक है, जब ये विभाजन को दर्शाएगी तो होगा क्या, इस चीज को समझो, है ना। यहाँ पे एक से क्या बना, दो बना, ठीक है, और दो से क्या बन गया, ये चार बन गया। तो यहाँ पे ये चार स्पर्मेटिड का निर्माण, यानी कि ये गोल जैसी संरचना है, ये जो गोल जैसी संरचना है, इस गोल वाली संरचना को हम कहते हैं स्पर्मेटिड। अब यहीं पे जो शुक्राणु पशु होता है ना, इस शुक्राणु पशु का यहाँ पे चेंज होता है। शुक्राणु पशु चेंज कैसे होगा, यहाँ पे होगा विभेदन की क्रिया। क्या होगा, विभेदन की क्रिया। विभेदन की क्रिया से यहाँ पे जो हमारा शुक्राणु है ये चेंज हो जाएगा इस संरचना में। ठीक है, कुछ इस प्रकार की संरचना में ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे क्रिया होती है, उस क्रिया को हम कहते हैं विभेदन, है ना। क्या कहते हैं, विभेदन। तो आगे की नीचे आप लिख लेना, है ना, आगे यहाँ पे लिखोगे विभेदन। विभेदन से किसका निर्माण हो जाएगा, शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और यही जो चीज आपने बनाए इसको पूरा आप मेंशन कर दोगे। ठीक, क्लियर। तो ये है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया की नर कोश का क्या की, समसूत्री विभाजन, जिससे प्राथमिक शुक्राणु, प्राथमिक से द्वितीयक शुक्राणु, है ना। यहाँ पे नर सेल थी, ठीक है, यहाँ पे 46 था, 46 से क्या हुआ, 46 से क्या बना, 46 था, तो यहाँ पे n में चेंज हुआ, है ना, और यहाँ पे ये भी n, और ये भी n, और ये भी n, और ये भी n। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वृषण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र दर्शाए। मानव वृषण के, है ना, मानव वृषण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र दर्शाएं। मानव वृषण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र दर्शाएं, यानी कि यहाँ पे आपको मानव का जो वृषण है ना, मानव का जो वृषण है उसके अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र दर्शाएं। ठीक है, अब अगर हम मानव वृषण के नामांकित चित्र की बात करें, है ना, तो देखो मानव वृषण के नामांकित चित्र की बात करते हैं तो फटाफट बनाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, मानव का जो वृषण है ना, मानव के जो वृषण का अनुप्रस्थ काट, अगर हम मानव का वृषण है, अगर हम मानव के वृषण को कट करते हैं, है ना, उसका सेक्शन कट करते हैं, तो ये सेक्शन किस तरीके से, किस आकार में ये जाएगा। ठीक है, देखो अब ये वृषण है, अब आप सभी को पता है कि जो वृषण है वो हमेशा किससे, वृषण कोश से, ये जो वृषण होता है ये हमेशा वृषण कोश से क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। इतनी बात क्लियर आपको। अब इस वृषण के अंदर, है ना, ये जो वृषण है, इस वृषण के अंदर क्या होती है, इनके अंदर पाई जाती है शुक्रजनक नलिका, है ना। क्या होगी, शुक्रजनक नलिका, है ना, शुक्रजनक नलिका। ठीक है, तो ढेर सारी तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन काम कितना जितना जरूरत है उतना मैं इसमें दिखा दे रही हूँ।
ठीक है। तो इनके अंदर क्या होती है, शुक्रजनक नलिका होती है। ठीक है, अब ये शुक्रजनक नलिका है, इस शुक्रजनक नलिका में 2 सेल्स होती हैं। क्या होती है, 2 सेल्स। 2 सेल्स में कौन कौन सी, देखो, एक तो होती है इसी में, एक में इसी होती है नरजर कोश का। ठीक है, क्या होंगी, नरजर कोश का, यहाँ पे भी नरजर कोश का, नरजर कोश का, और इसी में दूसरी होती है सर्टोली कोश का। ठीक है, क्या होती है, सर्टोली कोशिका। ठीक है, इसी में क्या होंगी, सर्टोली कोशिका। तो एक नरजर कोशिका और एक क्या होंगी, सर्टोली कोशिका। ठीक है, अब इसी के आगे, ये आगे जाके है ना, ये जो आगे नलिकाएं होंगी, ये नलिकाएं आगे जाके है ना, ये आगे जाके क्या करती हैं, एक जाल बनाती है ना, एक कनेक्ट, एक जाल बना देती है। और ये जाल बनाने के बाद ये आगे खुलती है, और उसके बाद आधे वाले पार्ट्स में इनके क्या होते हैं, अधिवृषण होते हैं। ठीक है, आधे पार्ट्स में जब हम देखते हैं तो अधिवृषण। नेमिंग करोगे भाई, तो देखो नेमिंग अगर करो एक एक का कि क्या पार्ट है, तो देखो ये क्या है, वृषण कोश। इस भाग को हम कहते हैं वृषण कोश वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, वृषण कोश है। ठीक है, ये भाग हमारा क्या है, वृषण, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, इस वृषण के अंदर क्या है, शुक्र नलिका, शुक्र जनक नलिका। ठीक है, अब इस शुक्र जनक नलिका के अंदर क्या है, 2 सेल्स हैं। 2 सेल्स में यहाँ पे तो क्या है, नर जर्म सेल है ना, नरजर कोश का। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे क्या है, सर्टोली कोश का। क्या है, सर्टोली कोशिका। ठीक है, अब देखो यही जो नरजर कोश का, सर्टोली कोश का होती है, इन्हीं के बीच में है ना, इन्हीं के बीच में आप ये दर्शा सकते हो कि इनमें क्या होते हैं, शुक्राणु है ना। ये जो संरचनाएं हैं है ना, ये क्या पाए जाएंगे, इनके अंदर शुक्राणु होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, इनके अंदर क्या होंगे, ये शुक्राणु, क्योंकि इनके शुक्रजनक नलिका के अंदर ही, जो शुक्रजनक नलिका है, इनके अंदर ही किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्पर्म। और यही स्पर्म हमारा क्या है, मेल गैमेट, जो कि यहाँ पे बना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये बना है। ठीक है, बस। तो मानव वृषण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र दर्शाएं। तो मानव वृषण के काट का आप नामांकित चित्र दिखा देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा वृषण जालक है ना, वृषण जालक, उसके ऊपर क्या होता है, हमारा अधिवृषण होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम सारी चीजें आपकी बुक में दी हुई, कुछ नई चीजें नहीं है, देखिए कुछ भी नई चीजें नहीं है, आप इसको कर सकते हो। ओके, तो कौन कौन ऐसा बच्चा है भाई जिसको समझ में आ रहा है, कौन कौन ऐसा बच्चा जिसको ऊपर जा रहा है ना, कि ऐसा लग रहा है कहीं कहाँ से आ गया, कौन सी चीजें आ गई, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से आ गया, तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अपरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी कि अपरा क्या है और इस पे आप एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अपरा की बात करें तो अपरा चपटे गोल पैनकेक के आकार का अंग होता है, जो गर्भाशय की दीवार पर प्रत्यारोपित होता है। क्या लिखोगे, अपरा चपटे गोल पैन केक के आकार का अंग होता है। क्या लिखोगे, अपरा चपटा, ठीक है, अपरा चपटे गोल पैन केक के आकार का अंग होता है। तो आंसर लिखोगे, अपरा चपटा गोल पैनकेक के आकार का संरचना होता है। ठीक है, आकार का संरचना होता है। ठीक है, क्या होता है, संरचना होता है। ठीक है, जो गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित होता है। ठीक है, जो गर्भाशय की दीवार में, जो गर्भाशय, तो जो गर्भाशय के दीवार में प्रत्यारोपित होता है, प्रत्यारोपित होता है। ठीक है, क्या होगा, प्रत्यारोपित होता है, जो कहाँ पे, जो हमारा गर्भाशय है, तो जो गर्भाशय की दीवार में ना, जो गर्भाशयी दीवार होता है, उस गर्भाशयी दीवार में क्या होते हैं, प्रत्यारोपित होता है। ठीक है, और गर्भनाल के जरिए शिशु से जुड़ा होता है। ठीक है, क्या लिखोगे, और गर्भनाल के जरिए। ठीक है, और गर्भनाल के जरिए, तो और गर्भनाल के जरिए शिशु से, ठीक है, जरिए शिशु
तो शिशु से जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो गर्भनाल के जरिए क्या है, शिशु से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होगा, जो शिशु होगा उससे जुड़ा हुआ होता है। गर्भावस्था के अंत तक अपरा का व्यास 20 सेमी और 20 सेमी और बीच में मोटाई करीब 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो गर्भावस्था के अंत तक अपरा का व्यास, ठीक है, और आगे क्या लिखोगे, गर्भावस्था के अंत तक, गर्भावस्था के अंत तक, अंत तक, अंत तक अपरा का व्यास, अपरा का व्यास 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेमी, ठीक है, क्या होगा 20 सेमी यानी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर और बीच में मोटाई करीब, ठीक है, 20 सेंटीमीटर और बीच में मोटाई करीब, बीच में मोटाई है ना, उसका जो मोटाई है ना, मोटाई करीब 2.5, ठीक है, करीब कितना 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना, करीब कितना 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना 2.5 सेंटीमीटर होता है। अपरा का कार्य भ्रूण को पोषण देना है, ठीक है, और आगे क्या लिखोगे, अपरा गर्भस्थ शिशु को, ठीक है, गर्भस्थ शिशु को, गर्भस्थ शिशु को पोषण देता है, पोषण देता है। जो गर्भस्थ शिशु है, अपरा का कार्य है कि जो गर्भस्थ शिशु होगा उस गर्भस्थ शिशु को पोषण देने का कार्य है। वो क्या करेगा, गर्भस्थ शिशु को पोषण देने का कार्य करता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया अपरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी अपरा चपटा गोल पैनकेक के आकार का संरचना आकार का अंग होता है। ठीक है, अंग आकार का अंग होता है या संरचना होता है। आप यहाँ पे अंग लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हैं, अंग होता है। ठीक है, यानी कि ऑर्गन होता है। ठीक है, क्योंकि एक टाइम में ये ऑर्गन का काम करता है ना, जब भी एक गर्भावस्था तक एक अंग का काम करता है। ठीक है, तो अंग होता है जो गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित होता है और गर्भनाल के जरिए शिशु से जुड़ा हुआ होता है और गर्भावस्था के अंत तक अपरा का व्यास 20 सेंटीमीटर और बीच में मोटाई करीब 2 सेंटीमीटर होता है और अपरा गर्भस्थ शिशु को पोषण देता है। ठीक, क्लियर, ये आप लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव से आप क्या समझते हैं बताइए। प्रसव, प्रसव से आप क्या समझते हैं बताइए। अब ये प्रसव क्या है, आप प्रसव से समझते क्या हैं, अब आपको यहाँ पे अपने मत को देना है। ठीक है, प्रसव से आप क्या समझते हैं बताइए। अब प्रसव का मतलब होता है बेटा जिसको हम कहते हैं जन्म, है ना, जिसमें कहते हैं चाइल्ड बर्थ, है ना, कि प्रसव में क्या होता है, एक बेबी का जन्म होना ना। प्रसव एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कि हमारी गर्भावधि पूर्ण होने पर शिशु का जन्म होता है। ठीक है, उसको हम प्रसव कहते हैं। तो क्या लिखोगे कि गर्भावधि पूर्ण होने पर गर्भाशय के अनैच्छिक पेशियों में संकुचन की लंबी प्रक्रिया से होता है, कि लंबी प्रक्रिया से होता है, इसे संकुचन, इसे प्रसव संकुचन कहते हैं तथा इस अनुभव को प्रसव वेदना भी कहते हैं। क्या लिखोगे, गर्भावधि पूर्ण होने पर, ठीक है, गर्भावधि पूर्ण होने पर शिशु का जन्म गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियों में संकुचन की लंबी प्रक्रिया से होता है। क्या लिखोगे, गर्भावधि होने, ठीक है, गर्भावधि पूर्ण होने पर। ठीक है, आंसर लिखोगे गर्भावधि, गर्भावधि। ठीक है, क्या लिखोगे, गर्भावधि, क्या लिखोगे, गर्भावधि। ठीक है, गर्भावधि पूर्ण होने पर शिशु का जन्म, शिशु का जन्म पेशियों में अनैच्छिक, है ना, शिशु का जन्म अनैच्छिक पेशियों में संकुचन से, जन्म अनैच्छिक
अनैक्षिक पेशियों में संकुचन, है ना, अनैक्षिक पेशियों में संकुचन की लंबी प्रक्रिया से होता है। अनैक्षिक पेशियों में लंबी पेशियों में ठीक है, पेशियों में संकुचन, है ना, पेशियों में क्या है, पेशियों में संकुचन की लंबी प्रक्रिया से होता है। पेशियों में संकुचन, तो संकुचन की लंबी प्रक्रिया से, है ना, प्रक्रिया से होता है। ठीक है, लंबी प्रक्रिया से क्या होता है इसे प्रसव संकुचन कहते हैं तथा इस अनुभव को प्रसव वेदना कहते हैं। इसे प्रसव संकुचन, ठीक है, प्रसव संकुचन कहते हैं तथा इस अनुभव को प्रसव, है ना, प्रसव वेदना कहते हैं। यानी जो ये अनुभव होगा इस अनुभव को हम क्या कहेंगे, प्रसव वेदना, है ना, ये जो अनुभव होगा इस अनुभव को हम कहते हैं प्रसव वेदना कहते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे ये भी लिख सकते हो कि यह क्रिया ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्रावण से पूर्ण होती है ना, कि ये जो क्रिया होगी ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है उसके रिलीज होने की वजह से क्रिया पूर्ण होगी, वैसे नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए। सर्टोली कोशिकाओं पे, यानी कि जो हमारी सर्टोली सेल्स है, तो सर्टोली कोशिकाओं पे टिप्पणी लिखिए। सर्टोली कोशिका क्या है, इस पे क्या करने हैं आपको, टिप्पणी लिखने हैं। तो सर्टोली कोशिका पे टिप्पणी लिखिए। अब सर्टोली कोशिका पे जब टिप्पणी लिखने के लिए तो क्या लिखोगे, वृषण की शुक्र नलिकाओं में उपस्थित आलंबन कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाएं परिवर्धनशील शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, वृषण की शुक्र नलिकाओं में उपस्थित, ठीक है, वृषण की, आंसर क्या लिखोगे इसमें, वृषण की शुक्र नलिकाओं, तो शुक्र नलिकाओं में स्थित, है ना, शुक्र नलिकाओं में स्थित आलंबन कोशिकाएं, ठीक है, कौन सी कोशिकाएं होती हैं स्थित, कौन सी, आलंबन कोशिकाएं, है ना, आलंबन, तो आलंबन कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है, कोशिकाएं परिवर्धनशील शुक्राणु कोशिका को, है ना, सर्टोली कोशिकाएं परिवर्धनशील शुक्राणु कोशिका को, तो आगे क्या लिखोगे, परिवर्धन, है ना, परिवर्धनशील, तो यहां पे लिख लो, तो परिवर्धनशील शुक्राणु कोशिकाओं को, शुक्राणु, है ना, शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं, को क्या करेंगी, पोषण, तो पोषण प्रदान करती है। ठीक है, क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती है। तो वृषण की शुक्र नलिकाओं में स्थित आलंबन कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाएं परिवर्धनशील शुक्राणु कोशिका को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं।
तो जब सर्टोली कोशिका पे टिप्पणी लिखने के लिए आएगा तो आप ये लिखोगे, है ना। तो भाई लिंक को शेयर करते रहने, लिंक को शेयर करते रहने ताकि सभी बच्चे आए, और आपको बाद में इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करने हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। अब तो सर्टोली कोशिका, देखो कुछ बच्चा, मुझे याद है कि कोई बच्चा मुझसे कहा था कि मैम जो लीडिंग सेल्स होती है और सर्टोली कोशिकाएं एक ही होती है, तो मैंने बोला नहीं भाई, लीडिंग कोशिका अलग होती है, सर्टोली कोशिका अलग, क्योंकि जो हमारी लीडिंग कोशिकाएं होती हैं उनका कार्य होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, और जो सर्टोली कोशिकाएं होती है ये शुक्राणु को पोषण देती है ना, कि शुक्राणु जो शुक्राणु सेल होती है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड, है ना, स्पर्मेटिड को पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आपको भी ऐसा डाउट है तो आप अपने डाउट को क्लियर कर लो कि लीडिंग सेल अलग है, सर्टोली कोशिका अलग है। लीडिंग सेल अलग होती है, सर्टोली कोशिका जो होगी वो अलग होती है। ठीक, लीडिंग सेल अलग है, सर्टोली कोशिका अलग है। तो क्वेश्चन क्या है कि लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं, ये जो हमारी लीडिंग सेल्स हैं इनके क्या कार्य हैं। तो लीडिंग कोशिकाओं के कार्य की बात करें तो क्या लिखोगे, वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स स्रावित करती हैं। ठीक, लीडिंग वृषण की लीडिंग, लीडिंग को ध्यान देना, हिंदी में कहते हैं ना अंतराली कोशिका। लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण करती है, हार्मोन्स का क्या करती हैं, स्रावण करती हैं, जो नर में, है ना, करती हैं जो किसमें, नर में सहायक जनन अंगों। ठीक है, नर में सहायक, है ना, जो नर है तो नर का सहायक जनन अंगों, है ना, सहायक जनन अंगों तथा, ठीक है, सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक विकास में, द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास में, है ना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास में, है ना, विकास में सहायक होती है। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास में, है ना, विकास में सहायक होती है, सहायक, तो सहायक होती है। ठीक है, क्या होंगी ये, सहायक होती है। तो लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य है, तो आप क्या लिखोगे, वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, जो नर सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास में सहायक होती है। ठीक, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम बताइए। क्या, स्त्री जनन तंत्र, है ना, स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम लिखिए। यानी कि स्त्री जनन तंत्र में जो ओवुलेशन की क्रिया है ना, आपने आठवां चक्र पढ़ा होगा, तो आठवां चक्र में जो 14वां दिन होता है, आठवां चक्र की जो क्रिया है, और आठवां चक्र क्रिया में जो 14वां दिन होता है, उस 14वें दिन में क्या होती है, एक अंडे का, अंडाशय से अंडे निकलते हैं। तो अंडाशय से जो उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह में उत्तरदायी भाग कौन सा होता है, यानी कि उसको संग्रह करने वाला उत्तरदायी भाग कौन सा होता है, कौन उसको संग्रह करने का कार्य करता है। तो क्या लिखोगे, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका का झालरनुमा कीपक भाग। क्या लिखोगे, अंडवाहिनी। ठीक है, लिखोगे इसमें अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को
अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका का झालरनुमा कीपक भाग संग्रह करता है। तो या आप लिख सकते हो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि अंडवाहिनी, ठीक है, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी है ना, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका, फैलोपियन है ना, फैलोपियन नलिका का, ठीक है, फैलोपियन नलिका का झालरनुमा, झालर ना, झालरनुमा, तो झालरनुमा कीपक भाग, कीपक, तो झालरनुमा जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं, तो झालरनुमा कीपक भाग अंडोत्सर्ग के बाद, ठीक है, अंडोत्सर्ग के पश्चात, तो अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु का संग्रह करता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात है ना, अंडाणु का यानी ओवम का, है ना, ओवम का संग्रह करता है, संग्रह करता है, ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ओके, क्लियर। क्वेश्चन क्या है कि स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग कौन है, नाम बताइए। तो अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका का झालरनुमा कीपक भाग अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु का संग्रह करता है, यानी कि जो झालरनुमा कीपक वाला भाग है, कौन सा जो झालरनुमा कीपक भाग होगा वो क्या करेगा, उसको संग्रह करने का कार्य करेगा, ठीक है, क्या करेगा, संग्रह करने का कार्य करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम बताइए। अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा, है ना, जो हमारा अग्रपीयूष ग्रंथि है, तो अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का नाम बताइए, ठीक है, 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का नाम बताइए। तो क्या लिखोगे, अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम, हार्मोन्स के एलएस हार्मोन्स तथा एफएसएच हार्मोन्स हैं। क्या लिखोगे, अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 हार्मोन्स, ठीक है, आंसर लिखोगे अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा, ठीक है, तो अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 हार्मोन्स एलएच ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एलएच व एफएसएच, जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तो एलएच व एफएसएच होता है, एलएच और एफएसएच होता है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। ये हमारी जो अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा ना, जो हमारा अग्र मास्टर ग्लैंड है उसके द्वारा ये 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और इन्हीं हार्मोन्स की वजह के शरीर में जो हमारे कार्य होते हैं, जो घटनाएं, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, साइकिल होता है, साथ साथ जो अंडजनन की क्रिया होती है, ये सभी क्रियाएं इन्हीं हार्मोन्स की वजह से संपन्न होती है। अगर ये हार्मोन्स ना हो तो कोई भी क्रिया संपन्न ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं, बताइए। तो क्या लिखोगे, नर के वृषण की जनिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं, और यह प्रक्रिया वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में होता है। तो क्या लिखोगे कि नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। तो आंसर क्या लिखोगे कि नर के वृषण, या लिख सकते हो कि नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है, ठीक है, लिख सकते हो कि नर जर्म कोशिकाएं, ठीक है, वृषण की है ना, कहाँ की, वृषण की, तो वृषण, नर के वृषण की जनिक उपकला कोशिकाओं से, या शॉर्ट में लिखो कि वृषण की जननिक, है ना, वृषण की जननिक है ना, जननिक उपकला कोशिकाओं में, उपकला
कोशिकाओं में, कोशिकाओं, तो उपकला कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, क्या अर्धसूत्री, तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इस क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या, शुक्राणु जनन, तो इस क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, बस इतना लिखना है। क्लियर, आ रहा है कि नहीं समझ भाई? ऐसा तो नहीं ना कि ऊपर हवा में उड़ रहा है या ऊपर जा रहा है, समझे में नहीं आ रहा है। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को, देखो ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि जो कि आए हुए हैं ना, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में ये पूछे गए हैं ना, अनसॉल्व में है, आपके क्वेश्चन बैंक में है, तो ये सभी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री जनन तंत्र का आरेखी नामांकित चित्र बनाइए। स्त्री जनन तंत्र का है ना, यहाँ पे जो स्त्री जनन तंत्र है, तो स्त्री जनन तंत्र का आरेखी नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे आपको स्त्री जनन तंत्र का आरेखी नामांकित चित्र बने, यानी कि आपको यहाँ पे ये स्त्री जनन का जो नामांकित चित्र है ना, स्त्री जनन का जो नामांकित चित्र है, इस नामांकित चित्र को आपको बनाने हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक, इस वाले भाग को आपको स्त्री जनन तंत्र का जो आरेखी है ना, जो स्त्री जनन पार्ट वाला तंत्र वाला भाग है, इस तंत्र वाले भाग को आपको बनाने हैं। ठीक है, अब स्त्री जनन तंत्र की बात करें, इनके 3 पार्ट्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या होंगी, 2 इनकी परत भी होती है। सबसे अंदर की परत कौन सी होती है, एंड्रोमेट्रियम की लेयर है ना, सबसे अंदर की परत क्या होगी, एंड्रोमेट्रियम की लेयर। इसके बाद ये चौड़ा भाग है ना, चौड़ा भाग के बाद यहाँ से भी ये चौड़ा भाग है, चौड़ा भाग के बाद एक ऐसा है थोड़ा सा झालरनुमा भाग है ना, झालरनुमा भाग, यहाँ से भी क्या, ये झालरनुमा भाग है ना, यहाँ पे ये अंडाशय है, ये भी अंडाशय है, और ये स्नायु के द्वारा क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। तो इस भाग को बनाना है और आपको इस भाग को नेमिंग कर देनी है। अब इसके अंदर क्या है, अंडाणु है। ठीक है, क्या है, अंडाणु है। तो देखो अंडाशय, इस भाग को हम क्या कहते हैं, अंडाशय भाग है। इसके अंदर क्या है, अंडाणु है ना, क्या है, अंडाणु है। ठीक है, इसको झीलरी, झीलरी। ठीक है, इस चौड़े भाग को कीपक। ठीक है, यहाँ वाले भाग को तुम्बिका। ठीक है, क्या, तुम्बिका। ये भाग कौन सा है, संकीर्णन पथ, संकीर्णन पथ है। इस भाग को, पूरे भाग को गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय, और यहाँ से यहाँ तक के पूरे भाग को हम कहते हैं अंडवाहिनी, अंडवाहिनी है। ठीक है, क्या हो गया, अंडवाहिनी हो गया। ओके, और यहाँ पे ग्रीवा नाल, ग्रीवा नाल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रीवा। ठीक है, और यहाँ पे वेजाइना, वेजाइना। ठीक है, और इसके अंदर क्या, इसकी परत है। ये बना देने स्त्री जनन तंत्र का क्या, नामांकित चित्र बने, यानी कि यहाँ पे आपको आरेख के माध्यम से है ना, आपको आरेख के माध्यम से इसको क्या करने हैं, समझाने हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्तन ग्रंथि के आरेखी काट का नामांकित चित्र बनाइए। अब यहाँ पे अस्तन ग्रंथि का है ना, अस्तन ग्रंथि के आरेखी काट का क्या बनाने हैं, नामांकित चित्र बनाइए। किसका, जो अस्तन ग्रंथि होती है ना, जो अस्तन ग्रंथि है, तो अस्तन ग्रंथि के आरेखी काट का क्या करना है आपको, नामांकित चित्र बनाइए। देखो अब अस्तन ग्रंथि के आरेखी चित्र का, तो ये मैंने बेटा आपको क्लास लिया है ना, ये चीज जो मैंने, ये क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी हूँ। तो अस्तन ग्रंथि, देखो ठीक है, अस्तन ग्रंथि का, ये अस्तन ग्रंथि है ना। अब इसकी अस्तन ग्रंथि के साथ साथ यहाँ पे तो ये पसलिया वाला पार्ट होता है ना, ये पसली वाला, ये पसली से तो लगा हुआ होता है ना, ये पसली से तो लगा हुआ होता है, बाकी किसी से अटैच तो होता नहीं। अब इस अस्तन ग्रंथि में, ठीक है,
इनमें क्या होंगे, इनमें होती हैं पालिकाएं। क्या होती है, पालिकाएं होती है। ठीक है, क्या होती है, पालिकाएं होती है। ठीक है, अब ढेर सारी पालिकाएं, यानी कि एक स्तन ग्रंथि में कम से कम लगभग 15 से 60 पालिकाएं होती, तो 15 से 60 पालिकाएं तो यहाँ पे देख नहीं सकता। इसके साथ साथ इनमें, इन्हीं में एडिपोज उत्तक होते, क्योंकि एडिपोज उत्तक क्या करेंगे, हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। क्या करेंगे भाई, हार्मोन्स को रिलीज करेंगे, तभी तो ये क्रिया हो, क्योंकि ये जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है तो ये किसके द्वारा होगा, एडिपोज उत्तक। ठीक है, इसके साथ साथ इनमें होती हैं कूपिकाएं। क्या होंगी, कूपिकाएं। इन्हीं कूपिकाओं में जब हार्मोन्स रिलीज होता है ना, इनके अंदर ये जो कूपिकाएं हैं, यही कूपिकाएं क्या करती है, हार्मोन्स को जब रिलीज होता है तो हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से इनमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है ना। इसको कलर चेंज करना पड़ेगा, है ना, ये कर दो, माना ये बना लो कूपिका। ठीक है, क्या है, कूपिका है। जब कूपिका है तो इनके अंदर क्या बनेगा, मिल्क का निर्माण। तो व्हाइट से क्या कर लो, मिल्क, है ना, क्या बन रहा है इनके अंदर, दुग्ध का श्रावण होता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद यही की, है ना, ये जो होती है ये आगे जाके, है ना, ये आगे जाके क्या करती हैं, नलिका में खुलती हैं। अपनी अपनी ये कूपिकाएं आगे जाके ये नलिकाओं में ये खुल जाती हैं ना, आगे जाएंगे ये क्या बनाएंगी, नलिका बनाती हैं, यानी क्या, अस्तन नलिका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनी, अस्तन नलिका। ठीक है, यहाँ पे क्या निर्माण हुआ, अस्तन नलिका का। अब ये अस्तन नलिका आगे ये किस में, अस्तन वाहिनी में, है ना, ये अस्तन वाहिनी में निकलती है। ठीक है, ये अस्तन वाहिनी खुली, है ना, छोटी छोटी वाहिनी। अब अस्तन वाहिनी खुलने के बाद ये आगे जाके तुम्बिका में खुल जाती है। ठीक है, किसके, तुम्बिका में, और उसके बाद यहीं से मिल्क का ये प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये मिल्क यानी कि जो दूध रिलीज होता है। अब यहाँ पे नेमिंग कर दो, देखो क्या है यहाँ पे, है ना, ये पूरा भाग तो इसको हम कहते हैं एडिपोज उत्तक। क्या, एडिपोज उत्तक। ठीक है, ये है अस्तन पालिक, अस्तन पालियां। तो स्तन पालियां कितनी होती है, 15 से 20 होती हैं एक स्तन में, 15 से 20 स्तन पालियां होती है, ध्यान देना। स्तन में 15 से 20 स्तन पालिका होती, पालियां होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बीच वाले भाग को हम कहते हैं कूपिका, जिसमें क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है ना, एल्वुलाई जिसको कहते हैं। ठीक है, ये होती है अस्तन नलिका, क्योंकि ये कूपिकाएं जो आगे जाके अस्तन नलिका में खुलती हैं, है ना, ये क्या खुलेंगी, ये वाला जो पार्ट है अस्तन नलिका। इसके बाद ये वाले इस पार्ट को हम कहते हैं अस्तन वाहिनी, है ना, ये अस्तन नलिका क्या करेगा, एक वाहिनी में, है ना, अस्तन वाहिनी में खुलेगा। अस्तन वाहिनी जाके आगे किसमें, यानी कि अस्तन जालक बनाएगा, यानी कि हम इसको कह सकते हैं तुम्बिका, तुम्बिका। और तुम्बिका के बाद क्या आता है यहाँ पे, दुग्ध वाहिनी, दुग्ध वाहिनी। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपका है अस्तन ग्रंथि का, तो अस्तन ग्रंथि के आरेखी काट का नामांकित चित्र, यानी आरेखी काट का ना, कि आरेख, अब ये आरेखी काट है। अब अगर सिर्फ आपसे पूछता क्या अस्तन ग्रंथि का नामांकित चित्र बनाइए, तो नामांकित चित्र के लिए आप ये डायग्राम बना देते, है ना, सीधे से ये दिखा देते भाई कि ये हमारी क्या है, अस्तन ग्रंथि। तो ये अस्तन ग्रंथि का ऊपर वाला पार्ट हो गया ना, ऊपर से बाहर चीज से देखेंगे ये अस्तन ग्रंथि। लेकिन आरेखी जब उसको हम सेक्शन कट करते हैं, आरेख देखते हैं, तो आरेख काटने के बाद हमें इस तरीके की संरचनाएं यहाँ पे मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य के शुक्राणु का एक नामांकित चित्र, यानी कि अब यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज और भी ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करने हैं। आप यहाँ पे यहीं से थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या पूछा, डायग्राम पूछा, या आपको पूछ सकता है इसका वर्णन करो। तो यहाँ पे जो भी आपने एक एक पार्ट का नेमिंग किया, आपको हर एक पार्ट का नेमिंग बताने है ना, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, क्या कार्य होते हैं। इसके साथ साथ अस्तन ग्रंथि का सचित वर्णन करो, तो ये आरेख बनाना है, इसके बाद में वर्णन करना है ना। ये आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, तो घबराने नहीं आपके। इसके बाद मानव मनुष्य के शुक्राणु का नामांकित चित्र बने। अब यहाँ पे जो मनुष्य का है ना, जो ह्यूमन का स्पर्म है, उस ह्यूमन की स्पर्म का क्या करना है, नामांकित चित्र बनाने हैं। ठीक है, तो वो बना दो। कैसे बनाओगे, देखो, अगर मनुष्य के शुक्राणु की बात करें
तो ये कुछ इस प्रकार की इनकी संरचना है। ना बड़ा हो रहा है, छोटा करो। ठीक है, देखो ठीक है, किस तरीके से ये संरचना है ना, यहाँ से जाते हुए ये आगे जाके है ना, आगे जाके किसमें, इनका जो टेल रीजन होता है ना, ये टेल रीजन में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ इनके ऊपर है ना, इनके अंदर क्या होती है, माइट्रोकांडिया। ध्यान देना, इनके अंदर क्या होती है, माइट्रोकांडिया। तो यहाँ पे ये सूक्ष्म भाग होते हैं जिनमें इनके प्रेजेंट है क्या, माइट्रोकांडिया है ना, ये माइट्रोकांडिया इनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइट्रोकांडिया, इसके साथ साथ माइट्रोकांडिया के साथ साथ एक सूक्ष्म प्रवर्ध होता है, नेक्स्ट सूक्ष्म प्रवर्ध होता है जो कि इस शुक्राणु के आगे तक निकला होता है, जिसके वजह से क्या कर सके, मूवमेंट कर सके, यानी कि ये गति को शो करते या गति कर सके है ना, इसको मूवमेंट करने में हेल्प करे। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है ना, ये तो जो अभी शुक्राणु आपको दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं ढका है, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका होता है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर तब हटती है जब ये फर्टिलाइजेशन का इनका समय आता है, तब हटता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ इनके बीच में है ना, इस बीच में इनका क्या है, ये केंद्रक पार्ट्स है, केंद्रक पार्ट है, और उसके ऊपर इनकी ये वाली एक्रोसोम वाला भाग है, टोपी नुमा जो संरचना है। देखो तो ये जो भाग है ना, इस भाग को हम कहते हैं पूंछ ना, टेल। क्या कहते हैं, पूंछ, यानी कि इसको हम कहते हैं टेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बाद ये जो संरचना है इसको हम कहते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम, और ये इसका न्यूक्लियस पार्ट है। भाई न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर इसका क्या होगा, डीएनए होगा, और डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ही तो हमारा क्या है, आनुवंशिक पदार्थ यानी जिसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है इसको हम भाग को कहते हैं हेड कहते हैं, हेड यानी कि सिर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ना, शुक्राणु के यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम कहते हैं मध्य भाग। कौन सा भाग, मध्य भाग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मध्य भाग कहते हैं, या मिड पीसेस भी कह सकते हैं। इस मध्य भाग में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, इसका कार्य है एनर्जी देना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारी सेल्स की क्या है, पावर हाउस है, यानी कि जो हमारी कोशिका है, कोशिका का पावर हाउस होता है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक का है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा पार्ट्स है इसको हम टेल रीजन कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है, शुक्राणु का। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, शुक्राणु का। हाँ, अब इसी में थोड़ा सा और क्या पूछेगा, शुक्राणु का सचित्र वर्णन करो। तो आप इस डायग्राम को बनाओगे, साथ साथ शुक्राणु का जो तीनों भाग यानी हेड वाला भाग, मध्य वाला भाग और टेल वाला भाग, ये किन किन चीजों से मिलकर बना है, और इन भागों का है ना, इन प्रत्येक भागों का क्या वर्क होता है, क्या कार्य होता है, इन सभी चीजों को आपको लिखने हैं। ठीक है, आप इन सभी चीजों को क्या करोगे, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आप इसको नोट डाउन करोगे। क्लियर है इतनी बात। तो ये मनुष्य के शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए और इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। ठीक है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, यानी कि जब यहाँ पे आपको क्या बताने कि जो मनुष्य का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, जो मनुष्य का नर जनन तंत्र है, तो मनुष्य के नर जनन तंत्र का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, और
इनमें शुक्राणु, है ना, जो शुक्राणु होगा तो मनुष्य के, मानव के नर जनतंत्र का वर्णन कीजिए, इनमें शुक्राणु कहाँ संचित होता है। तो अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, है ना, मेल की, अगर हम किसकी बात करें, नर जनन तंत्र की, क्या बात करोगे भाई, क्या लिखोगे इसमें, इसमें आप लिखोगे सबसे पहली बात नर जनन तंत्र की, है ना, नर जनन तंत्र की, नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र की बात में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, चीजों को समझना, सबसे पहले आप लिखोगे नर जनन तंत्र, है ना। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कितने भागों से मिलकर बना है, पहले आप इसके भागों के नाम लिखोगे, है ना, मैं चार्ट के थ्रू समझा रही हूँ, आपको पूरे एक्सप्लेन करने हैं। अब नर जनन तंत्र के भागों के नाम लिखोगे, देखो, तो इनमें सबसे पहला भाग किससे बना है, प्राथमिक अंग, क्या आएगा, प्राथमिक अंग आएगा, ठीक है, ठीक है। अब प्राथमिक अंग, दूसरा है सहायक अंग, सहायक अंग होता है, और तीसरा सहायक ग्रंथि, ठीक है, तीसरा क्या होगी, सहायक, सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि, ठीक है। अब अगर प्राथमिक अंग की बात करें तो प्राथमिक अंग में क्या आता है, इस प्राथमिक अंग में आता है वृषण, क्या आता है, वृषण, और वृषण को हम कहते हैं टेस्टिस, टेस्टिस, है ना, ये प्राथमिक अंग। तो आपको अब इस प्राथमिक अंग के बारे में लिखना है, ठीक है, टोटल लिखना आपको। सहायक अंग क्या है, तो वृषण पालिका, सहायक अंग के अंतर्गत क्या क्या आता है, वृषण पालिका, ठीक है। उसके बाद शुक्र नलिका, शुक्र नलिका, शुक्र नलिका के अंदर का जो भाग है उसको आप लिखोगे, है ना, अधिवृषण, अधिवृषण हो गया, ठीक है। उसके बाद शुक्रवाहक, शुक्रवाहक हो गया, और शुक्र वृषण जालिका, है ना, अधिवृषण और होता है क्या, वृषण जालिका, ठीक है। ये सभी अंगों के बारे में आपको एक एक करके, क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इन सभी अंगों के बारे में आपको एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है ना, आधा अधूरा आप इसको एक्सप्लेन नहीं करोगे, आधा अधूरा आप इसको नहीं लिखोगे, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से लिखोगे, ठीक है। सहायक अंग की बात करते हैं, तो सहायक अंग में क्या क्या होएगा, सहायक अंग में आप शुक्राशय के बारे में लिखोगे, है ना, शुक्राशय का कार्य क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य क्या है, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इसका क्या कार्य है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बल्बो, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल जो ग्रंथि होती है, क्योंकि मेल की अगर हम ग्रंथि की बात करें तो जो मेल है इसकी 3 ग्रंथियां होती है ना, मेल की ग्रंथि की बात करते हैं तो मेल में 3 ग्रंथियां होती हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में लिखना। अब शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, तो शुक्राणु भाई कहाँ संचित रहते हैं, आपको ये चीजें सभी चीजों के बारे में इसमें एक्सप्लेन करना है। इसके साथ साथ 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। अब होमवर्क क्या है, देखो, पहला क्वेश्चन है होमवर्क, आप इसको करके आना, और ये करके नहीं आने हैं, ये आपके एग्जाम में ये भी आते हैं, है ना, ये भी आते, तो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ। अब क्या आते हैं, देखो, पहला आर्तव चक्र, आर्तव चक्र ना, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आर्तव चक्र की जितनी भी प्रवस्थाएं हैं, इन पूरी प्रवस्थाएं को आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके से पूछता है ना, शॉर्ट भी पूछता है, लॉन्ग भी पूछता है, तो आपको इसको तैयार करना है ना, इसमें एक भी लापरवाही नहीं करनी कि नहीं आप इसको छोड़ दें। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला हो गया, और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका आता है जो विदलन से रिलेटेड है ना, विदलन। तो इस विदलन यानी कि जो हम कहते हैं क्लीवेज, है ना, क्लीवेज, इस क्लीवेज वाली जो टॉपिक है ना, कैसे कोरक पुट्टी का फॉर्मेशन हुआ, तो विदलन से लेके, है ना, अंतःरोपण, है ना, अंतःरोपण पे भी संक्षिप्त टिप्पणी आती है, अंतःरोपण,
तो ये टॉपिक यानी ये 3 चीजें आपके लिए होमवर्क है। इन तीनों चीजों को, तीनों टॉपिकों को आपको अच्छी तरीके से ना, बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे, है ना। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे को ये सभी जो आज की क्लास की जितनी भी क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। तो आप इस क्लास को हर एक बच्चे के साथ शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।